अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज़ मैनेजमेंट। और इस सेशन के अंदर हम जिन डॉक्यूमेंट को कवर करेंगे उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट परचेज़ डिमांड, सेकंड परचेज़ इंक्वायरी, थर्ड कोटेशन फॉर इंक्वायरी अप्रूवल और 5 परचेज़ आर्डर है। इस सेशन के अंदर एक तो हम परचेज़ मैनेजमेंट के फ़्लो को डिस्कस करेंगे और साथ ही सार्प ERP सिस्टम के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके फ़्लो को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज़ डिपार्टमेंट। अब किसी भी डिपार्टमेंट को किसी आइटम की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी रिक्वेजिशन स्टोर डिपार्टमेंट को सेंड करता है। अगर वो आइटम स्टोर वालों के पास अवेलेबल है तो स्टोर डिपार्टमेंट उसका इशू नोट सिस्टम के अंदर एंटर करता है। रिक्वेजिशन इशू नोट जो है वो उनकी डिटेल हम फर्दर उनके अपने सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो स्टॉक स्टोर वालों के पास अवेलेबल है तो वो उसका इशू नोट सिस्टम में एंटर करते हैं। अगर वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है या उस आइटम के मिनिमम लेवल को मद्देनज़र रखते हुए स्टोर डिपार्टमेंट परचेज़ डॉक्यूमेंट बनाता है। परचेज़ डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेन चीज़ एक तो आइटम और दूसरा उसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो एंटर होती है। जब परचेज़ डिमांड अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद परचेज़ डिपार्टमेंट उसकी परचेज़ इंक्वायरी बनाता है। परचेज़ डिमांड डॉक्यूमेंट जो होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है और परचेज़ इंक्वायरी परचेज़ डिपार्टमेंट बनाता है। परचेज़ इंक्वायरी के अंदर परचेज़र मुख्तलिफ वेंडर से उसके रेट्स और अदर कंडीशन फाइनल करता है। जब वेंडर अपने रेट्स और अदर कंडीशन कोटेशन की शेप में सेंड करते हैं तो परचेज़ डिपार्टमेंट कोटेशन का डॉक्यूमेंट बनाता है और किसी भी एक पार्टी से उसकी अप्रूवल करता है अपनी मैनेजमेंट के आर्डर्स के मुताबिक। जब भी एक पार्टी की अप्रूवल हो जाती है तो परचेज़ डिपार्टमेंट उस पार्टी के अगेंस्ट परचेज़ आर्डर का डॉक्यूमेंट बनाता है। ये तो था एक परचेज़ मैनेजमेंट का जनरल फ्लो जो किसी भी कंपनी के अंदर होता है। अब हम सिस्टम के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा है परचेज़ डिमांड। इसकी जो पहली फील्ड है वो है इंडेंट टाइप। इंडेंट टाइप में मल्टी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि LP, IP, SP, SRS। LP मीन लोकल परचेज़, IP मीन इंपोर्ट परचेज़, SP मीन साइट परचेज़, SRS मीन सर्विस परचेज़। LP हम लोकल परचेज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि किसी भी कंपनी की मल्टी लोकेशंस होती हैं। एक उसकी हेड ऑफिस लोकेशन हो गई, एक उसकी फैक्ट्री लोकेशन हो गई। अब जब हेड ऑफिस अपने लिए परचेज़ करता है तो वो उसको लोकल परचेज़ के नाम से दे देता है, और जब वो अपनी परचेज़ साइट के अगेंस्ट करता है तो उसको साइट परचेज़ का SP के नाम से वो इंडेंट बनाता है सिस्टम में। इस ट्रेनिंग सेशन में हम LP और SP की टाइप को कवर करेंगे।
तो इसके अंदर अगली फील्ड जो है वो इंडेंट की डेट है, जैसा कि हमने यहाँ पे एलपी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद इंडेंट की डेट कि हम किस डेट को ये इंडेंट बना रहे हैं। इसके साथ ही अगली जो मेन फील्ड है वो है प्रोजेक्ट। किसी भी कंपनी के अंदर अगर मल्टी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और मैनेजमेंट को उनकी एनालिसिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट वाइज चाहिए, तो आप सिस्टम में उनको उन प्रोजेक्ट को ओपन करते हो और इंडेंट के टाइम पे उनकी सिलेक्शन करते हैं। जब हम इंडेंट के टाइम पे उनकी सिलेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर हमें उसकी रिपोर्ट मिल सकती है कि इस प्रोजेक्ट पे हमारी कितनी डिमांड है, आगे ये डिमांड्स पे आगे कोटेशन पीओ जैसा भी उनके डॉक्यूमेंट बनेंगे उसकी सारी रिपोर्टिंग इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट उनको मिल सकेंगी। आगे जो हमारा है मेन है वो है डिपार्टमेंट। अब कोई भी डिमांड किसी डिपार्टमेंट के थ्रू आती है तो वो अपनी डिपार्टमेंट को यहाँ सेलेक्ट कर सकता है और इस डिपार्टमेंट अगेंस्ट वो अपनी रिपोर्टिंग पर्पस पूरा कर सकता है। मेन उसके बाद एटम है कि कौन सा एटम है जो हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास है 10 वाट का बल्ब, इसके अंदर हम जब एटम डिफाइन करते हैं तो एटम की एक हायरार्की होती है जो उसकी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए और स्टॉक की इंटीग्रेशन वगैरह के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पे हमने एटम डिफाइन किए जिसके अंदर हम बेसिकली मेन लेवल पे हम स्टोर ओपन कर लेते हैं जो भी एक कंपनी के स्टोर होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जनरल स्टोर ओपन किया, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल और उसके अंदर मैंने बल्ब्स की एक कैटेगरी बनाई और उसके अंदर उसका मेन डिटेल लेवल आ गया। अब ये जो डिटेल लेवल होता है एंट्री लेवल पे ये वाला लेवल सिलेक्ट होता है। जहाँ भी हम एंट्री करेंगे किसी भी फॉर्म के ऊपर तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल जो है वो हमें नज़र आएगा। अब इसकी फर्दर डिटेल जो है चार्ट ऑफ अकाउंट की हायरार्की कैसे बनती है, इसकी मेन लेवल क्या है, सब लेवल क्या है, सब क्या है, डिटेल लेवल क्या है, तो इसकी हम फर्दर डिस्कशन उसके अपने सेशन के अंदर डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसा कि एटम सेलेक्ट कर लिया। अब एटम जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी कि हमें कितनी क्वांटिटी ज़रूरत है हम वो इंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक तो अवेलेबल स्टॉक आ रहा है कि हमारे पास इस एटम का इतना अवेलेबल स्टॉक मौजूद है और साथ ही एटम का मिनिमम लेवल भी साथ आ रहा है कि हमने इस एटम का मिनिमम लेवल इतना रखा हुआ है। अब मिनिमम लेवल का कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि कोई भी एटम हम उसका मिनिमम लेवल डिफ़ाइन कर देते हैं एटम ओपन के टाइम पे। उसका मकसद ये होता है कि यहाँ तक ये स्टॉक हमारे पास हमेशा मौजूद रहे कि किसी भी टाइम उसकी इमरजेंसी हो सकती है तो वो हमारे पास इतना स्टॉक हमारे पास हमेशा मौजूद रहे। तो उसकी बेस पे अगर कोई एटम हम परचेज़ करते हैं तो वो मिनिमम स्टॉक को मद्देनज़र रखता है। अब यहाँ पे हमें अगर हम स्टॉक करते हैं 25, तो सिस्टम हमें क्या कर रहा है कि सिस्टम इसके अंदर मिनिमम स्टॉक को अवेलेबल स्टॉक से माइनस कर रहा है और उसके बाद एक्चुअल रिक्वायर्ड हमारे साथ वो 11 बना रहा है। तो यहाँ पे ये तो हो गई एटम की हमारे पास सिलेक्शन और उसकी एंट्री, और साथ ही जैसे हमने एटम सेलेक्ट किया तो उसका यूनिट वेट, उसका मेक, मॉडल और उसकी साइज़ वगैरह और ये स्पेसिफिकेशन हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगली है कि उसका कोई रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल है, हाई है, लो है, वो हम इधर इस इंडेंट के हिसाब से डिफ़ाइन कर देते हैं। और साथ अगर मैनेजमेंट अपनी रिपोर्टिंग के लिए आपसे ये चीज़ रिक्वायर करती है कि
ये डिमांड किस एम्प्लॉय की तरफ से आई है, तो यहाँ पे आप उसका एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ जो आपके पेरोल सिस्टम के अंदर ओपन होंगे। इसके साथ ही ये जो इंडेंट बाय रिक्विजिशन है, इसको हम उसके अपने जब हमारे रिक्विजिशन के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो इसको उसके अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये फील्ड्स हमारे पास जो हमने इंटर करनी है इंडेंट की, इनकी ये डिटेल है। और साथ ही जब हम इंडेंट के ऊपर आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका लास्ट परचेज डेट, हमने ये आइटम कब परचेज़ किया, उसका रेट और उसकी वैल्यू शो हो जाती है। उसके बाद हम इस आइटम को यहाँ पे ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब ये जो डिमांड है हमारी सिस्टम के अंदर बन गई। अब आप अपने HODs से इस डिमांड की अप्रूवल लेते हैं। ये उसका डिमांड का प्रिंट है और इस डिमांड के प्रिंट पे जो फील्ड्स हमने ऐड किए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन ऐड होके आ गई है। मेन जो है वो रिपोर्ट के अंदर वो कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, इंडेंट टाइप, लोकेशन क्या है उसकी, स्टोर क्या है, प्रायोरिटी क्या है, और ये आइटम की सारी डिटेल आ गई। अब इसके अंदर मुख्तलिफ सिग्नेचर हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। जब इस डिमांड की अप्रूवल हो जाती है आपके HOD से, तो आप इस डिमांड को सिस्टम के अंदर अप्रूव करते हैं। जैसा कि हमने उस डिमांड को कॉल किया और अप्रूव करके इसको सेव कर दिया। अब ये हमारे पास ये जो डिमांड है ये अप्रूव हो गई। अब ये डिमांड अप्रूव हो गई तो इसके बाद इसका अगला डॉक्यूमेंट जो है वो परचेज़ इंक्वायरी बनेगी और ये परचेज़ इंक्वायरी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट अब शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और फील्ड्स भी हैं जिस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक है कंप्लीट का फंक्शन। अब कंप्लीट जो है वो इस तरीके से है कि अगर हमने एक डिमांड बनाई 11 आइटम्स की और आगे हमने उसकी इंक्वायरी 10 की बनाई, कोटेशन 10 की बना के और PO 10 बना के उसकी परचेजिंग की, वो 11वां आइटम जो है हमारे पास अभी हमने उसकी इंक्वायरी वगैरह नहीं बनाई, तो हमारे पास ये डिमांड पेंडिंग में शो हो गई। अगर आप कहते हैं कि नहीं आगे जो है एक आइटम उसकी मैंने फर्दर परचेज़ नहीं करनी, तो आप इसको कंप्लीट मार्क कर देंगे। तो एक तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी शो नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट में भी, और अगले जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इंक्वायरी के अंदर हमारे पास पेंडिंग इंडेंट शो हो रहे होते हैं जिनकी हमने इंक्वायरी बनानी होती है, वहाँ पे ये शो नहीं होगा। दूसरा हमारे पास है कैंसिल का फंक्शन। कैंसिल का फंक्शन ये है कि कोई भी डिमांड या तो अप्रूव नहीं हो रही कि HOD ने उसको अप्रूव नहीं किया, या किसी गलती की वजह से आपसे वो गलत हो गई है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का फंक्शन इस तरीके से है कि कैंसिल जो है वो डॉक्यूमेंट सिस्टम के अंदर रहेगा, उसकी नंबरिंग रहेगी, लेकिन ना तो वो आगे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में शो होगा ना किसी पेंडिंग रिपोर्ट्स के अंदर। इसी के साथ हमारे पास अगला फीचर है कॉपी का। इसके अंदर जैसे हम किसी भी इंडेंट की कॉपी बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये अप्रूव हो गया तो अप्रूव होने के बाद ये डॉक्यूमेंट लॉक हो गया, अब इसके अंदर एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती। तो अगर आप इससे मिलती जुलती कोई डिमांड बनाना चाहते हैं या इसी डिमांड को कॉपी करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास कॉपी का फंक्शन है। तो ये एज़ इट इज़ ये डिमांड कॉपी हो जाएगी एक नए डॉक्यूमेंट नंबर के साथ। जैसे हमने इसको कॉपी किया, उसने इसको 6 नंबर लगा दिया और 6 नंबर्स के साथ वो एज़ इट इज़ कॉपी होके आ गई। फर्दर इसको आप आगे उसके आइटम को एडिट करना है, इसकी क्वांटिटी एडिट करनी है, तो इसको आप कर सकते हैं। और अगला एक फ़ीचर जो हमारे पास है वो है अटैचमेंट्स का, कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस इंडेंट के साथ उसकी इमेज को अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसा कि हम आ जाते हैं
कि हमने एक इंडेंट को सेव किया, जैसे छठे नंबर इंडेंट को हमने सेव कर दिया, सेम उसी एटम से और उसी इतनी क्वांटिटी से हम इस इंडेंट को सेव कर दिया। अब हमारे पास आया कि हम किसी भी एटम, उसी एटम के साथ कोई अटैचमेंट लगाते हैं, इंडेंट को कॉल करके उसकी अटैचमेंट लगा देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट की इमेज के साथ या कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास इस अटैचमेंट का फीचर भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, कोई इमेज वगैरह का फोल्डर है तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेंट की जो वर्किंग है यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब अगला डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा है परचेज़ इंक्वायरी, जो कि परचेज़ डिपार्टमेंट सिस्टम के अंदर इंटर करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर है स्कैन डॉक्यूमेंट का। जैसा कि हमने डिमांड बनाई और डिमांड बनाने के बाद हम इसको प्रिंट निकालते हैं, तो इसके ऊपर बारकोड रीडर आ रहा है हमारे पास इस रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बारकोड आ रहा है। इसको हम अगर इंक्वायरी पे जाके स्कैन करते हैं तो वो इंडेंट हमारे पास लुकअप होके आ जाता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, उस इंडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी एटम्स की जितनी डिटेल है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। अब हम इस एटम को मार्क करते हैं और इसके अंदर हम क्वांटिटी एडिट भी कर सकते हैं कि अभी हम इस 10 की नहीं 5 की बनाते हैं, कि 5 की इंक्वायरी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसकी एटम को क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं। और उसके साथ हम ये इंक्वायरी कितनी पार्टीज़ को या वेंडर्स को सेंड कर रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करते हैं, एक वेंडर हमने ओपन किया खान के नाम से। अब वेंडर जो है ये यहाँ पार्टी की विंडो के अंदर ये ओपन होता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे एक दो वेंडर ओपन किए हैं। अब इसका एक तो ये है कि मेन चीज़ के उसके मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, जैसा कि उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, NTN, STN, फ़ोन नंबर, CNAC, ईमेल एड्रेस, फर्दर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर हम ओपन कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम उसकी अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो हमारे अकाउंट्स के अंदर हमने इसके वोचर्स को हिट करना होता है तो उस वजह से हम इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब वोचर के ऊपर जब हम आएंगे तो हम उस टाइम इसकी फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पार्टी सेलेक्ट कर ली और इसके साथ हमने दूसरी पार्टी भी ऐड कर ली। अब ऐड करने के बाद हमने इसको यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद हम यहाँ इस इंक्वायरी का अगर प्रिंट निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये इंक्वायरी का प्रिंट आ जाएगा, जिसके ऊपर ये 2 कापियाँ बन गई। एक खान पार्टी के नाम से इंक्वायरी की एक कापी बनी और एक असद पार्टी के नाम से हमारे पास इंक्वायरी बन गई। अब ये इंक्वायरी सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप उसको ईमेल करते हैं तो यहाँ से ईमेल आप जनरेट कर देते हैं। जब हम ईमेल जनरेट करते हैं तो इन पार्टीज़ के को ये मेल चली जाती है और वो इस इंक्वायरी के अगेंस्ट अपने रेट्स और अदर कंडीशन लगा के हमें सेंड कर देते हैं। जब वो अपने रेट्स और अदर कंडीशंस इन शेप ऑफ कोटेशन हमें सेंड करते हैं तो हम सिस्टम के अंदर कोटेशन का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब इसके अंदर हम जैसे कोटेशन पे हमारे पास पहले डिस्कस हुआ कि स्कैन का फीचर मौजूद है कि हम उस इंक्वायरी के ऊपर उसको स्कैन करें और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लुकअप हो जाए। हम उस पर फर्स्ट इंडेंट सेलेक्ट करते हैं, इंक्वायरी सेलेक्ट करते हैं, तो उस इंक्वायरी के अंदर जो एटम है
और उसकी क्वांटिटी हमारे पास लुकअप होके आ जाती है। और साथ ही जो हमने लास्ट परचेज़ किया था उसका रेट भी हमें वो शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम जो एक्चुअल रेट आया है उस पार्टी की तरफ से वो हम इंटर कर देते हैं, और इसके साथ हम उसकी कुछ कंडीशंस जो हैं जो उसने लगा के हमें सेंड किए हैं उसको हम इंटर करते हैं। जैसा कि पेमेंट मोड कि वो पेमेंट किस हिसाब से हमसे लेगा उसकी हम डिटेल यहाँ मेंशन करते हैं, एडवांस कितना होगा, डिलीवरी कितने दिनों में करेगा, और साथ ही हमारे पास आ जाता है सेल टैक्स कि हमसे वो इस आइटम पे कितना सेल टैक्स करेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे उसको एक 17% का सेल टैक्स डिफ़ाइन किया हुआ है। अब फर्दर सेल टैक्स की ओपनिंग और उसकी डिटेल हम उसके सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने 17% के इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। अब सेल टैक्स इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव भी हम इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये उसकी कि डिलीवरी एड्रेस हम इधर दोबारा चेंज कर सकते हैं कि ये डिलीवरी एड्रेस हमने इस पे हमने ये डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पे उस आइटम को हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद अब हम दूसरे वेंडर की इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं। यहाँ हम उसका रेट चेंज कर देते हैं, और उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन भी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो पार्टीज़ की कोटेशन इंटर की, और इसके बाद इसको सेव करते हैं। अब हमने एक कोटेशन सिस्टम में बना ली, और उसके बाद कंपैरिजन रिपोर्ट जनरेट करते हैं सिस्टम से। तो यहाँ पे हमारे पास कंपेयर स्टेटमेंट की रिपोर्ट निकल आई। उसमें जो फील्ड्स हमने इंटर की हैं उसकी बुनियाद पे ये डेटा सारा शो हो गया है। अब इस रिपोर्ट के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन सी पार्टी है, उसका क्या रेट है, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो सारी इसके अंदर आ गई। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर रिकमेंडेशन आ जाती है कि लोएस्ट पार्टी कौन सी है, और साथ ही लास्ट 3 रेट्स कि अगर हमने वो आइटम परचेज़ किया है तो उसके लास्ट 3 रेट्स भी हमारे पास इस रिपोर्ट्स के अंदर शो हो जाते हैं। तो जब हम ये रिपोर्ट्स अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है फ़लाँ पार्टी से हमने ये ख़रीदना है, तो उस हिसाब से हम उस पार्टी की फिर वो अप्रूवल देते हैं। तो हम वो अप्रूवल सिस्टम के अंदर इस इंक्वायरी की अप्रूवल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस इंडेंट को इंक्वायरी को कॉल करेंगे, और इंक्वायरी कॉल करने के बाद हम उस वेंडर को अप्रूव कर देंगे फॉर परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने वो इंक्वायरी कॉल की और उस वेंडर को सिलेक्ट किया और उसको अप्रूव किया। तो यहाँ पे हम ने जब अप्रूव किया, ये हमारे पास इस पार्टी के अगेंस्ट इंक्वायरी अप्रूवल हो गई। अब इसके अगेंस्ट हम अगला डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर बनाएंगे। अब अगला डॉक्यूमेंट हमारा जो है वो है परचेज ऑर्डर। जैसा कि हमने डिमांड जो है वो कौन सी इसकी बनाई थी, टाइप की वो बनाई थी एलपी की। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमने टाइप सिलेक्ट की थी एलपी। अब हमारे पास परचेज ऑर्डर जो है, अगर हमने टाइप एलपी सिलेक्ट की है तो लोकल परचेज का परचेज ऑर्डर बनेगा, अगर एसपी की है तो परचेज ऑर्डर साइड का बनाएंगे, और अगर आईपी की है तो परचेज ऑर्डर इंपोर्ट करेंगे, और एसआरएस की है तो सर्विस परचेज ऑर्डर बनाएंगे। जैसा कि हमने इंडेंट के ऊपर एलपी सिलेक्ट की थी तो इसलिए
यहाँ पे हम लोकल परचेज आर्डर्स पे जाएंगे और इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है डायरेक्ट पीओ, एक है बाय इंडेंट और एक है बाय कोटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक था वो डिमांड इंक्वायरी कोटेशन के थ्रू था, तो इस वजह से हम इसको बाय कोटेशन पीओ बनाएंगे। और जो डायरेक्ट पीओ है या बाय इंडेंट है, हम उनको फर्दर उनके अपने सेशन के अंदर हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे और उनकी एंट्री करेंगे। तो अभी हम बाय कोटेशन पीओ सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने जिस पार्टी की अप्रूवल की थी उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने यहाँ पे वो पार्टी सिलेक्ट की तो उसके बाद हम उसकी इंक्वायरी नंबर जो हमने बनाया था उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इंक्वायरी हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे इंक्वायरी सिलेक्ट की हमारे पास उसके एटम, उस इंक्वायरी के अंदर जितने एटम थे वो हमारे पास शो होना शुरू हो गए। अब इस एटम को हम मार्क करते हैं। अगर मल्टी एटम होंगे तो उसको, अगर हम मल्टी एटम हैं और किसी एक एटम का परचेज ऑर्डर बनाना चाहते हैं अभी, तो हम उसको एक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे और इस तरीके से वो हमारे पास, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड होके आ जाएगा। अब जैसे भी हमने इंक्वायरी सिलेक्ट की और एटम सेलेक्ट किया और जब हमने कोटेशन के टाइम पे उसका जो रेट्स था वो क्वांटिटी और इसके साथ उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस थी वो सारी उसने कोटेशन से उठा के यहाँ पे शो कर दिए। अब इसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी हम एडिट कर सकते हैं कि 5 क्वांटिटी की हमने इंक्वायरी बनाई थी और अभी हम 2 या 3 या 1 जितनों का परचेज ऑर्डर बनाना चाहते हैं हम उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अमाउंट्स वगैरह ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा उसकी टर्म एंड कंडीशन हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ हमारे साथ टर्म एंड कंडीशंस का टैग है जिसके अंदर हम कुछ टर्म एंड कंडीशन अगर परचेज ऑर्डर पे डालना चाहते हैं तो वो डाल देते हैं। नोट्स, कोई भी अगर कंपनी की तरफ से एक नोट्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको जब डेटाबेस रेडी करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। अगर आप इधर इंटर करना चाहते हैं तो इधर इंटर करके चेंज भी कर सकते हैं। शिप टू कि ये जो है यहाँ पे शिप टू होना है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जब हम डेटाबेस रेडी करते हैं तो उसके अंदर डाल देते हैं या फर्दर यूज़र रन टाइम पे चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। उसके बाद उसके रिमार्क्स और साथ ही हमारे पास साथ टैग है लास्ट परचेज डिटेल। अब यहाँ पे हम जैसे उसको देखते हैं कि हम परचेज़र को ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है कि लास्ट टाइम ये कितनी क्वांटिटी परचेज़ की थी, उसका रेट क्या था, उसकी कास्ट कितनी बनी और उसका पीओ नंबर क्या था, पीओ डेट क्या थी, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है फॉर रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए। और उसके साथ टैग है एसआरएस और कमोडिटी। ये जो टैग हैं इनको हम फर्दर उनके अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि एसआरएस जो है वो एसआरएस के साथ लिंक है सर्विस के साथ, तो उसको हम उसको उस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 टैग थे इस पर हमने डिस्कशन की अभी। और आगे जो है हमारे पास एक और फील्ड है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर बेसिकली हम जब कोई भी, जैसे कि प्रोडक्शन की फैक्ट्रियाँ होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं और वो क्या करती हैं कि सेल ऑर्डर अपने कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें जो सेल ऑर्डर आ रहा है उस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट वहाँ कौन सी हम परचेजिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपना सेल ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट अपनी रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए कि फ़लाँ जो हमने प्रोडक्शन की है वो किस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट की है, तो ये फ़ीचर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पर्पज़ के लिए। और इसके साथ ये हमारी अगली जो है वो है एक्सपेंस। जब भी हम परचेज़ करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस आते हैं, तो उसके लिए हमने एग्ज़ाम्पल पे तौर पे 2 एक्सपेंस ओपन किए हुए हैं, एक लोडिंग एक अनलोडिंग। अब एक्सपेंस होते क्या हैं,
और एक्सपेंस ओपन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ी सी डिस्कस करेंगे एक्सपेंस को, परचेज़ एक्सपेंस। यहाँ पे हम उसके परचेज़ एक्सपेंस यहाँ पे ओपन होते हैं, ये विंडो आ जाती है परचेज़ एक्सपेंस ओपनिंग की। यहाँ पे उसको हम लुकअप करते हैं परचेज़ एक्सपेंस को। इसके अंदर हमारे पास वो मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं LP IP के, ये एक्सपेंस किस टाइप पे हैं, किस टाइप पे शो होने और किस टाइप पे शो नहीं होने, और किस टाइप के लिए ये एक्सपेंस लगेंगे। जैसा कि हमने उसको ऐड किया, जैसे इसको एक ऐड करते हैं तो नया भी ऐड कर सकते हैं, इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ से उसको कोई भी है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सपेंस टाइटल आ जाता है कि एक्सपेंस का टाइटल क्या है, उसका GL डिटेल कोड कौन सा है, डेबिट कोड कौन सा है और क्रेडिट कोड कौन सा है, और वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, उसकी टाइप क्या है। अब यहाँ पे अगर हम आम अल्फाज में देखा जाए कि इंक्लूसिव क्या है और एक्सक्लूसिव क्या है, जिस एक्सपेंस को हम स्टॉक का हिस्सा बनाते हैं तो उसको हम इंक्लूसिव कहते हैं। उस केस में हमारे पास क्रेडिट कोड हम मस्ट डालेंगे और डेबिट कोड वो खुद स्टॉक के अंदर ले जाएगा। एक्सक्लूसिव के अंदर डेबिट भी अलहदा होगा और क्रेडिट भी अलहदा होगा, तो उसके लिए हमें डेबिट का कोड भी देना पड़ेगा और क्रेडिट का कोड भी देना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा ये गुड रिसीव नोट हम बनाएंगे आगे जाके अगले सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे हम इस वोचर्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके डेबिट क्रेडिट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आम अल्फाज के अंदर हम जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव जो है वो स्टॉक का हिस्सा होता है, तो वो डेबिट स्टॉक के अंदर होता है और क्रेडिट अपने अकाउंट्स में हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये एक्सपेंस टाइप ओपन कर लिए और PO के टाइम पे उन एक्सपेंस की हम एंट्री करते हैं कि इस PO पे कौन कौन सा एक्सपेंस होना है और कितनी कितनी अमाउंट का होना है। जैसे हम करते हैं कि अनलोडिंग, हम उसकी अमाउंट लिख देते हैं और लोडिंग की भी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने उसको एंटर किया और एरो के साथ ले आए उसकी डिटेल में, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 एक्सपेंस ऐड हो गए। अब इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, पे टू पार्टी। कोई ऐसा एक्सपेंस जो है तो एक्सपेंस, लेकिन वो उसी पार्टी को हमने पे करना है। जैसे हमारे पास है कि वो लोडिंग हमने उसके साथ किया कि लोडिंग जो है वो हमें करके देगा, लेकिन उसकी पेमेंट भी हम उस पार्टी को करेंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी को करेंगे। जब उस पार्टी को करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, पे टू पार्टी कर देंगे। अब ये जो एक्सपेंस है ये पार्टी के अकाउंट में वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कि टोटल इंक्लूसिव एक्सपेंस कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, पार्टी टू पे कितने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि इंक्लूसिव हमारे पास 100 है टाइप का, जो हमने पीछे टाइप ओपन की थी इंक्लूसिव, उसकी अमाउंट हमने 100 की डाली है। टोटल जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं वो 300 के हुए हैं, और पे टू पार्टी जो है वो उस एक 100 का जो था उसको हमने पे टू पार्टी कर दिया। तो यहाँ जब हम उस परचेज़ आर्डर को सेव करते हैं तो यहाँ पे उसकी हमारे पास सारी वैल्यू बन जाती है, और साथ ही उसके हम जब प्रिंट पे देखते हैं तो उसकी डिटेल फर्दर हमें शो होती है। जैसे हम यहाँ पे आप आ जाते हैं और यहाँ पे परचेज़ आर्डर का प्रिंट निकालते हैं। जब हम यहाँ पे परचेज़ आर्डर की प्रिंट निकालते हैं तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन परचेज़ आर्डर पे डिसाइड की थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास पहले तो कंपनी का नेम, एड्रेस, और ये हमारे वेंडर की इंफॉर्मेशन सारी जो हमने वेंडर के ओपनिंग के टाइम पे एंटर की थी वो हमारे पास वेंडर की इंफॉर्मेशन आ गई। और ये शिप टू जो कंपनी की अपनी इंफॉर्मेशन शिप टू के अंदर आ गई, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई। और साथ ही आइटम, उसकी डिलीवरी डेट और उसके नोट्स और ये सारी चीज़ें उसके साथ उसकी डिटेल सारी मेंशन होकर आ गई। और साथ ही उसके रिपोर्ट के अंदर सिग्नेचर जो हर कंपनी के टू कंपनी वेरी करते हैं, तो ये सिग्नेचर जो इस सिग्नेचर कराने के बाद ये PO फाइनल हो जाएगा। फर्दर जाके इसको फिर परचेजिंग के लिए वो परचेज़ डिपार्टमेंट परचेज़ करने जाएगा। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे मेन परचेज़ आर्डर का प्रिंट निकल आया, और साथ ही हमारे पास
यहाँ पे प्रिंट आ गया एक्सपेंस का। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने एक्सपेंस की डिटेल्स ऐड की है उसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पे ऐड होके आ गई कि एक्सपेंस हमने लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस ऐड किए, उसकी टाइप क्या थी, वैल्यू क्या है, टोटल इंक्लूसिव क्या है, टोटल एक्सक्लूसिव क्या है और पार्टी एक्सपेंस क्या है, पे टू पार्टी एक्सपेंस, उसकी ये सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो आज का टॉपिक था परचेज़ पे और जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने फॉलो करना था इस सेशन के अंदर, उसका आखिरी डॉक्यूमेंट जो था वो परचेज़ आर्डर था। और यहाँ पे परचेज़ आर्डर बनाने के बाद यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यहाँ क्लोज़ हो जाएगा। और इसके बाद हम इसके कुछ और परचेज़ आर्डर के कुछ और फील्ड्स हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको जब हमारी इस परचेज़ आर्डर की अप्रूवल हो जाएगी तो हम इसको पोस्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अब लॉक हो जाएगा। दूसरे फीचर वैसे हैं कैंसिल का, कंप्लीट का, जो हम ऑलरेडी डिमांड पे भी डिस्कस कर चुके हैं। और पोस्ट का जो एक नया हमारे पास आ गया फीचर, जैसे उसके अंदर भी था, इंडेंट के अंदर भी था कि वो हम उसको अप्रूव करते हैं तो अप्रूव करने के बाद हमारे पास लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पीओ है जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो ये हमारे पास लॉक हो जाएगा और फिर हमारे पास ये एडिटिंग नहीं हो सकेगी पीओ के अंदर। अगर हम इसको जब हमारी अप्रूवल हो जाती है तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट करने के बाद फर्दर ये अगले डॉक्यूमेंट के लिए चला जाता है। यहाँ तक आज का हमारा सेशन क्लोज़ हुआ। थैंक यू वेरी मच।